नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश चौधरी। दोस्तों, हमारी टीम ने इस कोरोना महामारी को बढ़ते देखकर जो ऑनलाइन क्लासों का निर्णय लिया है, उसके लिए मैं मेरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आपको भी मैं यही राय दूंगा कि इस महामारी को देखकर अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा सीड। बीज किसे कहते हैं? आइए दोस्तों देखते हैं बीज क्या होता है। बीज के अपन दो प्रकार से डेफिनेशन दे सकते हैं। पहले तो अपन दे सकते हैं इसकी बॉटनी के रूप में। बॉटनी के रूप में अगर इसकी अपन डेफिनेशन दें तो क्या होता है? बीज पुष्प का जो परिपक्व बीजांड होता है, उसके परिपक्व बीजांड को अपन क्या कह सकते हैं? बीज कह सकते हैं। परिपक्व है बीजांड को बीज कह सकते हैं। ठीक है, उसके परिपक्व बीजांड को बीज कहेंगे। अगर अपन देखें इसको एग्रोनॉमी के हिसाब से, अर्थात अपने जो सस्य विज्ञान होती है उसके हिसाब से अगर अपन इसकी डेफिनेशन देखें, ठीक है, तो वो क्या होगी? पौधे का वह कायिक भाग, पौधे का वह कायिक भाग जो अपने समान नया पौधा उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। कायिक भाग, कायिक भाग, या अपन इंग्लिश में कहे तो वेजिटेटिव पार्ट। कोई भी हो सकता है, देखो जैसे जड़, तना, पत्ती। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो अपने दाने होते हैं वो भी अपन सीड के रूप में ही काम में लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूं कि अपन, जैसे आपने बोला कि कायिक भाग किस प्रकार अपन काम में लेते हैं, तो देखिए दोस्तों, अपन गन्ने में जब बुआई करते हैं तो बीज के रूप में अपन क्या काम में लेते हैं? गन्ने के टुकड़े। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात करें अपन आलू में, आलू के भी अपन क्या काम में लेते हैं? बीज के रूप में टुकड़े। बात करें अंगूर, अंगूर में अपन क्या काम में लेते हैं? कलम, हार्डवुड कटिंग जो अपन काम में लेते हैं। इस प्रकार जो कायिक भाग होता है, अर्थात जो अपने समान नया पौधा उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, क्या कहलाता है? सीड कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं उन्नत बीज। उन्नत बीज, उन्नत बीज किसे कहते हैं? दोस्तों, वह बीज जो सामान्य बीज की अपेक्षा 10 से 15% उपज क्या देता हो? अधिक देता हो, वह बीज कौन सा बीज कहलाता है? उन्नत बीज कहलाता है। तथा इसके अतिरिक्त जो सभी प्रकार की जलवायु में अनुकूलित हो, क्या कहलाता है? उन्नत बीज कहलाता है। साथ ही जिसकी जीपी, जेनेटिक प्योरिटी क्या हो? 100% हो, और पीपी, फिजिकल प्योरिटी भी क्या हो? 100% हो, तथा जिसका आरबी का मान, दोस्तों ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होती है। आरबी का मान, वास्तविक मान जिसे अपन कहते हैं 75% से अधिक हो, क्या कहलाता है? उन्नत बीज कहलाता है। अपन बात करें अपने भारत की, तो भारत में दोस्तों लगभग 10 से 12% किसानों को ही उन्नत बीज प्राप्त हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन देखें तो किसानों के जो जोत का आकार होता है, अर्थात खेत का जो आकार होता है, वो भी क्या होता है? न्यून, अर्थात छोटा होता है। इसके अतिरिक्त किसान यहाँ के क्या होते हैं? अधिकतर अशिक्षित होते हैं, अर्थात उनको एग्रीकल्चर का पूरा नॉलेज नहीं होने के कारण उनके पास उन्नत बीज उनको उपलब्ध नहीं हो पाता। इसलिए हमारे भारत में 10 से 12% लोग ही उन्नत बीज का उपयोग करते हैं। बात करते हैं इसके बाद कुछ संस्थाएं हैं सीड से जुड़ी हुई, उनके बारे में अपन जान लेते हैं। पहले अपन बात करते हैं एनएससी, राष्ट्रीय बीज निगम। राष्ट्रीय बीज निगम जिसकी स्थापना 1963 में हुई। राष्ट्रीय बीज निगम जिसकी स्थापना कब हुई? 1963 में हुई। ये दोस्तों अपन को बीज या सीड जो प्रोवाइड करवाने का कार्य करती है। इसकी अगर अपन इंग्लिश में देखें तो क्या हो जाएगा? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। इसका जो मुख्यालय है वो अपने न्यू दिल्ली में स्थित है। कहां स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके बाद अपन बात करते हैं आरएसएससी, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। हिंदी में कहे तो
राजस्थान राज्य बीज निगम, राजस्थान राज्य बीज निगम। दोस्तों इसकी स्थापना 1978 में, कब हुई? 1978 में। अगर इसके मुख्यालय की अपन बात करें तो कहाँ स्थित है? अपने जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ वो याद रखने योग्य भी होगी, ज्यादातर पूछी जाने वाली डेट्स हैं। पहली बात करते हैं अपन सीड एक्ट। एक तो होगा कब बना, एक होगा कब लागू हुआ। पहला सीड एक्ट बना, कब बना था? 1966 में। सीड एक्ट लागू कब हुआ? 1969 में। कब लागू हुआ? 1969 में। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है ये, ज्यादातर आपको पूछी जा सकती है कि कब बना और कब लागू। यहाँ पर लोग कंफ्यूज होके 69 कराते हैं बनने में और 66 कराते हैं लागू होने में, तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद अपन बात करते हैं, ज्यादातर आपको और भी बता दूं, यहाँ से भी ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनएससी की फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है, या इसके अतिरिक्त आपको इसका जो मुख्यालय है उसके बारे में पूछा जा सकता है, या फिर आपको आरएसएससी पूछा जा सकता है। आज तक ज्यादातर क्वेश्चन एनएससी से पूछा गया, हो सकता है अगली बार आरएसएससी से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सके। इसके बाद बात करते हैं अपन सीड पॉलिसी। सीड पॉलिसी ये बनी दोस्तों अपने 2002 में। कब बनी? 2002 में। इसके बाद अपन बात करेंगे बीज की जो श्रेणियां हैं, बीज की श्रेणियां, बीज का निर्माण कितनी श्रेणियों में होता है ये अपन जान लेते हैं। थर्ड सीड प्रोडक्शन। अब अपन क्या बात करेंगे? सीड प्रोडक्शन। अपन ने जनरल नॉलेज सीड का पढ़ लिया, इसके बाद अपन बात करते हैं सीड प्रोडक्शन। सीड प्रोडक्शन अपने मुख्यतः बीज का जो उत्पादन होता है वो 5 श्रेणियों में होता है। कितनी श्रेणियों में होता है? 5 श्रेणियों में होता है। लेकिन अपने भारत में मुख्यतः सारी श्रेणियां मैं आपको दिखाऊंगा, अभी बताऊंगा। मुख्यतः 4 श्रेणियों में क्या होता है? बीज का उत्पादन होता है। चलिए देखते हैं किन किन श्रेणियों में उत्पादन यहाँ पे होगा। बात करें यहाँ पे, पहले अपन एक टेबल बना लेते हैं बीज, फिर बात करते हैं यहाँ पे अपन जो उनकी पैकिंग होती है उस पर टैग लगा आता है उसकी। इसके बाद बात करते हैं अपन आनुवांशिक शुद्धता की, और यहाँ पे बात करते हैं अपन भौतिक शुद्धता। किस बीज की कितनी आनुवांशिक शुद्धता होती है और किस बीज की कितनी भौतिक शुद्धता होती है। बात करते हैं यहाँ पे जो बीज, सबसे पहले जो बीज बनता है वो बीज कौन सा होता है? दोस्तों पहला बीज होता है मूल केंद्रक बीज। कौन सा बीज होता है? मूल केंद्रक बीज होता है। इसकी अगर अपन मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा ज्यादातर केजी में ही होती है, न कि अपने क्विंटल्स में होती है, क्योंकि सबसे पहला जो बीज बनाया जाता है, अर्थात किसी भी नई किस्म का जब अपन आविष्कार करते हैं, जो सबसे पहले जो बीज अपन को जो सबसे पहले अपन बीज ग्रो करते हैं अर्थात जो उत्पादित करते हैं वे कौन सा बीज होता है? मूल केंद्रक बीज होता है। इसका जो बैग होता है अर्थात जो इसकी पैकिंग होती है उस पर किसी भी प्रकार का टैग नहीं लगा होता। दोस्तों आप जब भी कभी बीज लाओ घर पे तो देखना आपको इस प्रकार का एक मार्क मिलेगा, उसमें या तो ब्लू कलर, आपको ज्यादातर ब्लू कलर दिखाई देता है, क्योंकि किसान आगे बताऊंगा कौन सा बीज लेता है काम में। यहाँ पे अपन बात करते हैं जो मूल केंद्रक बीज होता है उसकी आनुवांशिक शुद्धता की, वो क्या होती है? 100% होती है। इसके बाद बात करते हैं इसकी भौतिक शुद्धता की, वो भी क्या होती है? 100% होती है। इस बीज को ग्रो करने पर अर्थात इसका गुणन करने पर अपन को कौन सा बीज प्राप्त होता है? प्रजनक बीज अपन को प्राप्त होता है। प्रजनक बीज अपन को प्राप्त होता है। ठीक है, इस बीज की जो पैकिंग होती है उस पे पीला या सुनहरा रंग का टैग लगा होता है। किस रंग का टैग लगा होता है? पीला या सुनहरा रंग का। इसकी भी अपन बात करें आनुवांशिक शुद्धता की तो कितनी होती है? 100% होती है। बात करें भौतिक शुद्धता की तो वो भी कितनी होती है? 100% होती है। इसके ग्रो या मल्टीप्लिकेशन करने पर, गुणन करने पर अपन को जो बीज प्राप्त होता है वो होता है आधार बीज, जिसे अपन फाउंडेशन सीड या फिर अपन इसको कौन सा बीज कहते हैं? मात्र बीज या मदर सीड कहते हैं।
क्यों कहते हैं इसको मात्र बीज, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो बीज किसान बोने के लिए काम में लेता है वह बीज किससे उत्पादित होता है, आधार बीज से उत्पादित होता है, इसलिए इस बीज को मात्र बीज कहा जाता है। क्यों, अपन भी तो अपनी माँ को ही माँ कहते हैं, अर्थात जो जननी होती है उसे ही माँ कहा जाता है। ठीक है, इसके अगर टैग की बात करें तो इस पे सफेद रंग का टैग लगा होता है। इसकी आनुवंशिक शुद्धता की बात करें तो 98% होती है, और जो फिजिकल प्योरिटी है उसकी बात करें तो वो भी 98% होती है। इसके बाद आइए अपन बात करते हैं इस बीज का जो ग्रो करने पर या मल्टीप्लिकेशन करने पर अपन को जो बीज प्राप्त होता है इंडिया में, वो होता है प्रमाणित बीज। इस बीज को अपन किसान बीज भी कहते हैं, क्योंकि किसान बोने के लिए जो बीज काम में लेता है वो कौन सा बीज काम में लेता है, प्रमाणित बीज काम में लेता है। इसका जो बैग होता है उस पर नीले रंग का टैग लगा होता है। आप अगर कभी घर पे मार्केट से दुकान से बीज खरीद के लाते हो तो उस पे देखना दोस्तों, ऐसा कोई एक ब्लॉक बना होता है, उसमें आपको टैग लगा मिलेगा, या तो ब्लू कलर का, क्योंकि अपन कौन सा बीज काम में ले रहे हैं, प्रमाणित बीज काम में ले रहे हैं। इसकी अपन आनुवंशिक शुद्धता की बात करें तो कितनी होती है, 98%, और फिजिकल प्योरिटी की बात करें तो वो भी कितनी होती है, 98%। यहाँ पे बात करते हैं कि इस बीज को कौन उगाता है। ज्यादातर इस बीज को जो राजकीय संस्थाएं होती है, राजकीय संस्था होती है, वही इस बीज को ग्रो करती है। इसके बाद बात करते हैं अपन प्रजनक बीज की। प्रजनक बीज हमेशा ब्रीडर की देखरेख में या प्रजनक की देखरेख में उगाया जाता है, प्रजनक की देखरेख में उगाया जाता है, या किसी भी प्रकार की जो कंपनियां होती है उनके द्वारा इस बीज को ग्रो किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपन आधार बीज या मात्र बीज या फाउंडेशन सीड की। इस बीज को किसान को बड़े पैमाने पर उगाने के लिए भी दिया जा सकता है, अर्थात बीज उत्पादन के लिए भी दिया जा सकता है, या फिर किसी कंपनी के थ्रू ये बीज किसानों को उपलब्ध करवा के वहां से सीड प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बाद लास्ट में जो बीज आता है प्रमाणित बीज, वो किनके द्वारा उगाया जाता है, किसानों के द्वारा उगाया जाता है। एक जो बीज बच गया जो अपने भारत में प्रोडक्शन नहीं होता, वो होता है पंजीकृत बीज। कौन सा बीज होता है, पंजीकृत बीज। इस बीज का अपने भारत में प्रोडक्शन नहीं होता। इस बीज का निर्माण होता है आधार बीज से, और फिर आधार बीज के बाद पंजीकृत बीज, पंजीकृत बीज से फिर विदेशों में होता है प्रमाणित, जो अपने प्रमाणित बीज होता है उसका निर्माण। इसकी जो पैकिंग होती है उस पे बैंगनी रंग का टैग लगा होता है। किस रंग का टैग लगा होता है दोस्तों, बैंगनी रंग का टैग लगा होता है। ठीक है, यहाँ आपको मैंने बता दिया कि सीड प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं बीजों को बोने से पहले उपचारित करना, और किस प्रकार से उनको उपचारित करते हैं। आइए आपको बताते हैं किस प्रकार से अपन बीजों को उपचारित करते हैं। बीजोपचार, बीजोपचार दोस्तों, बीजों को आपको शॉर्ट ट्रिक में बताऊं तो FIR क्रम में उपचारित करते हैं, FIR क्रम में उपचारित करते हैं। यहाँ पे अपन बात करें F से, क्या होता है F का अर्थ होता है अपने फंजीसाइड, फंजीसाइड। ठीक है, फंजीसाइड को अपन हिंदी में कहे तो कवकनाशी, कवकनाशी। बात करें यहाँ पे I की, तो I को अपन कहते हैं इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। हिंदी में बात करें तो कीटनाशी, कीटनाशी। इसके बाद बचता है अपने R से राइजोबियम कल्चर, राइजोबियम कल्चर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं अपन फंजीसाइड, कीटनाशी, वो सॉरी कवकनाशी। कवकनाशी से बीजों को हमेशा इसी क्रम में उपचारित करना चाहिए। बीजों को सबसे पहले कवकनाशी से, फिर कीटनाशी से, उसके बाद किससे करना चाहिए, राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे कवकनाशी के रूप में कौन कौन से अपन जो रसायन है, पदार्थ है, वो काम में लेते हैं। अगर दोस्तों अपने पास कायिक भाग अगर अपन काम में ले रहे हैं, कायिक भाग अगर अपन यहाँ पे काम में ले रहे हैं तो किससे उपचारित करोगे, ज्यादातर एग्लोल, एग्लोल व एरिथ्रोन, जो अपने मुख्यतः किसमें काम में लिए जाते हैं, गन्ना और आलू को उपचारित करने के काम में लिए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे इनका क्या यूज किया जाता है, बीज के रूप में कायिक भाग यूज में लिया जाता है। ठीक है, फिर बात करें अपन इसके अतिरिक्त अगर अपने पास दाने हैं जिन्हें अपन बीज कहा, सामान्यतः भाषा में अपन क्या कहते हैं, बीज कहते हैं, अगर वो अपन अगर काम में ले रहे हैं तो उसके लिए अपन कवकनाशी के रूप में काम में लेंगे कैप्टान, थायरान व
बाविस्टिन। क्या काम मिलेंगे? कैप्टानथाइरम या बाविस्टिन। बात करते हैं यहाँ पे अपन कीटनाशी की। कीटनाशी के रूप में अपन क्या काम में लेते हैं? सामान्यतः अपने ज्यादातर किसान क्या काम में लेते हैं? एल्ड्रिन। कीटनाशी को उपचारित करने के लिए क्या काम में लेते हैं? एल्ड्रिन। इसके साथ साथ अपन क्या काम में ले सकते हैं? मिथाइल डेमेटोन। मिथाइल डेमेटोन। ठीक है दोस्तों, बाद में बात करते हैं अपन राइजोबियम कल्चर की। ज्यादातर राइजोबियम कल्चर का उपयोग अपन करते हैं दलहनी फसलों में। किन में करते हैं? दलहनी फसलों में, क्योंकि जो दलहनी फसलें होती है उनकी जड़ों में राइजोबियम की गांठें पाई जाती है, जो अपने वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौधों को नाइट्रोजन की मात्रा उपलब्ध करवाती है। यहाँ पे अपन बात करें जो राइजोबियम होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का राइजोबियम होता है। एक होता है सहजीवी, एक होता है असहजीवी। ये राइजोबियम जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। सहजीवी की अपन बात करें तो क्या होते हैं? वे पौधों के साथ ही रहते हैं। दूसरी आम भाषा में अपन बात करें असहजीवी, जो पौधों से अलग रह के क्या करते हैं? पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाते हैं। सहजीवी में अपन बात करें तो जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम जीवाणु की जो गांठें होती है इसमें पाई जाती है, दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाती है। इसके बाद बात करें अपन असहजीवी। असहजीवी में जो नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं वो होते हैं एजोला, एस्परजिलस या फिर बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। इसके अतिरिक्त पीएसबी, फॉस्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया, ये भी अपन बीजोपचार के रूप में काम में लेते हैं। यहाँ पे एक आपको पूछा जाता है नाइट्रोजन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेड की दृष्टि से ज्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसे पौधे 2 रूपों में ग्रहण करते हैं। तो आइए यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। एक तो पौधे अपने जो नाइट्रोजन है उसको पौधे 2 रूपों में ग्रहण करते हैं। एक करते हैं NH4+ के रूप में, एक करते हैं NO3- के रूप में। जो जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधे किसके रूप में ग्रहण करते हैं? NH4 या अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। और जो अपने स्थलीय पौधे अर्थात जो अपनी फसलें होती है वो किस रूप में ग्रहण करती है? NO3- या नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करती है। तो यहाँ पे आपका होता है बीजोपचार कंप्लीट। इसके बाद अपन बात करते हैं सीड डोरमेंसी। किसकी बात करें? सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी क्या होती है? सीड डोरमेंसी जिसे हिंदी में कहते हैं अपन बीज सुसुप्तावस्था। ठीक है, बात करते हैं अपन सीड डोरमेंसी की। सीड डोरमेंसी क्या होती है? यह वह अवस्था होती है बीज की कि जिस समय उसमें अंकुरण के सारे गुण उपस्थित होने के बावजूद भी वह क्या नहीं कर पाता? अंकुरण नहीं कर पाता। उसके कई कारण हो सकते हैं। आइए टाइप्स ऑफ अपन देखते हैं, टाइप्स ऑफ सीड डोरमेंसी। कितने प्रकार की सीड डोरमेंसी हो सकती है? डेफिनेशन तो आपको बता दी मैंने कि पौधे में अंकुरण के सारे गुण उपस्थित होने के बावजूद भी वो क्या नहीं हो पाता? अंकुरित नहीं हो पाता। उस अवस्था को अपन सुसुप्त अवस्था या सीड डोरमेंसी कहते हैं। टाइप्स ऑफ सीड डोरमेंसी अपन देखते हैं। पहला, किस कारण हो सकती है? एक तो सीड डोरमेंसी हो सकती है बीज का अधिक गहराई में जाने से, जो ज्यादातर किसमें होती है? खरपतवारों में होती है। खरपतवार में मोथे का जो बीज होता है वो 50 साल तक भी अंदर रह लेता है और उसके बाद जैसे ही ऊपर आता है और वो अपना अंकुरण स्टार्ट कर देता है। तो पहली तो होगी अधिक गहराई में जाने से, बीजों का अधिक गहराई में जाने से, क्योंकि अधिक गहराई में जाने से उनको क्या नहीं होती? पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो अपना अंकुरण नहीं कर पाते। इसके बाद दूसरी बात करते हैं अपन अनुकूल टेम्परेचर, अनुकूल तापमान। अनुकूल तापमान न मिलने से भी बीज क्या नहीं हो पाता? अंकुरित नहीं हो पाता। जैसे बताऊंगा आपको मैं, किसी फसल का जो बीज है वो अपने रबी की फसल में बोया जाता है। ठीक है, रबी की फसल में बोया जाता है और उस समय अपने टेम्परेचर अगर कम क्या है सॉरी अपने उस समय अगर टेम्परेचर देखें, टेम्परेचर अपने क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, तो वो बीज क्या नहीं कर पाता? अंकुरण नहीं कर पाता। क्योंकि रबी की जो फसलें होती है उनको अंकुरण के लिए ज्यादातर कौन सा टेम्परेचर चाहिए?
तो शीत ऋतु की जिन्हें अपन फसलें बोल सकते हैं 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता, सॉरी 15 से 20 डिग्री इनको क्या होती है, मुख्यतः तापमान की आवश्यकता होती है। और जो अपने खरीफ की होती है उनको ज्यादातर पकने या अंकुरण के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। बात करते हैं अनुकूल तापमान कि अगर जो बीज है उनको अनुकूल तापमान नहीं प्राप्त हो पाता तो वो क्या नहीं कर पाता, अपना अंकुरण नहीं कर पाता। ठीक है, तीसरी बात करते हैं अपन, जो बीज होता है, कई बीज इस प्रकार के होते हैं कि उनपे एक कठोर आवरण पाया जाता है जिसके कारण वो अपना क्या नहीं कर पाते, अंकुरण नहीं कर पाते। जैसे कपास देखते हैं अपन, कपास के ऊपर क्या होता है कि कठोर आवरण पाया जाता है जिसके कारण जो उसका अंदर का बीज होता है वह अंकुरण नहीं कर पाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सीड डोरमेंसी तोड़ने के उपाय। किस प्रकार से बीज सुसुप्ता को दूर किया जा सकता है। मुख्यतः आपको बता दूं 2 प्रकार से सीड डोरमेंसी को दूर किया जा सकता है, क्योंकि एक कुछ से तो अपन को मतलब ही नहीं है। ज्यादातर अगर कोई बीज गहराई में चला गया तो वो तो ऊपर आने के बाद फसलों को तो उग नहीं पाता, और खरपतवारों का है तो खरपतवारों से अपन को इतना मतलब नहीं रहता। बात करते हैं अपन सीड डोरमेंसी किस प्रकार दूर की जा सकती है। एक की जा सकती है स्केरिफिकेशन। स्केरिफिकेशन क्या होता है स्केरिफिकेशन, वो एक प्रकार से की जाती है स्टार्टिफिकेशन। 2 प्रकार से सीड डोरमेंसी दूर की जाती है। यहाँ पे स्केरिफिकेशन का अर्थ होता है खुरचना। क्या होता है, खुरचना। बात करें स्टार्टिफिकेशन का अर्थ होता है स्तरण, किसी बंद चीज को स्टार्ट करना। क्या करना, किसी बंद चीज को स्टार्ट करना, वही क्या कहलाता है, स्तरण कहलाता है। आइए बात करते हैं अपन स्केरिफिकेशन। आपको मैंने अभी एक एग्जांपल बताया, कपास का जो खुरचने का अर्थ से आप यहाँ समझना मत कि अपन नाखून से बैठ के उसको खुरचेंगे। यहाँ पे बात आती है कपास के ऊपर जो हार्ड कवर होता है उसको अपन किस प्रकार से दूर करें। तो इसको दूर करने के लिए अर्थात इसको जलाने के लिए अपन काम में लेते हैं 1% H2SO4। सही लिख देता हूँ अगर आपको नहीं लिखा हो, H2SO4 काम में लेते हैं, अर्थात जिसे अपन कहते हैं गंधक का तेजाब काम में लेते हैं, जिससे उसका क्या होता है, जो हार्ड कवर होता है वो जल जाता है और बीज आसानी से अंकुरित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं स्तरण। स्तरण क्या होता है, मान लीजिए आप सो रहे हो तो अचानक से आपके ऊपर अगर गर्म या फिर ठंडा पानी डाल दिया जाए तो आप अचानक से उठोगे कि नहीं। तो जो बीज होता है उसकी जैविक क्रिया स्टार्ट करने के लिए क्या किया जाता है, या तो उसको उच्च तापमान में रखा जाता है या फिर उसको निम्न तापमान में रखा जाता है, क्योंकि बीज भी ऐसी चीजें कभी कभी आलस आ जाता है। ठीक है, उच्च तापमान में या निम्न तापमान में रखने से उसकी जो जैविक क्रिया है वह स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन बीज ओज किसे कहते हैं। किसकी बात करते हैं, बीज ओज किसे कहते हैं। अब छोटे छोटे टॉपिक दोस्तों सीड में जो बच गए उनको अपन क्लियर कर लेते हैं। मेनली आपका जो सीड का पॉइंट है वो लगभग पूरा है, बाकी जो छोटे पॉइंट इसमें बच गए उनकी अपन बातें कर लेते हैं। पहले बात करते हैं अपन बीज ओज किसे कहते हैं। सामान्यतः धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र ढलती है तो उसकी जो एनर्जेटिक बात होती है, अर्थात जो उनमें पावर होता है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे लेस देन। ठीक है, कम होता जाता है। उसी प्रकार अगर बीज धीरे धीरे पुराना होता जाता है तो उसकी जो भी प्रजनन क्षमता है वो कम हो जाती है, अर्थात बीज की जो प्रजनन क्षमता उम्र के साथ कम हो जाती है, अर्थात जो बीज अधिक अंकुरण करने वाला हो या फिर उसमें सारे वह गुण उपस्थित हो कि जो क्या हो एक उत्तम बीज में होते हैं, अर्थात वह क्या कहलाता है, बीज ओज कहलाता है। बात करें इसके बाद 2 चीजें आपको मेनली पूछी जाती है। एक होता है टेस्ट वेट, ये क्या होता है, और एक पूछा जाता है आपको सीड इंडेक्स, बीज सूचकांक। दोस्तों 1000 जो बीज होते हैं, 1000 बीजों के भार को अपन क्या कहते हैं, सीड इंडेक्स कहते हैं। ठीक, सॉरी टेस्ट वेट कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन सीड इंडेक्स, बीज सूचकांक
बीज सूचकांक क्या होता है? 100 बीजों के भार को अपन क्या कहते हैं? सीड इंडेक्स कहते हैं। ये सामान्य बड़े जो दाने होते हैं, फसलों के जो बड़े दाने होते हैं उनके लिए काम में लिया जाता है, और ये काम में लिया जाता है जो फसलों के छोटे या बारीक दाने होते हैं उनके लिए क्या काम में लिया जाता है? 1000 बीजों का भार या टेस्ट वेट काम में लिया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आपको अगर यहाँ पे बताऊं तो गेहूं होता है, गेहूं की जो 1000 बीज होते हैं उनका वजन कितना होता है, या अर्थात टेस्ट वेट कितना होता है? 40 ग्राम होता है। इसी में पाया जाने वाला एक जो खरपतवार होता है गेहूंसा, गेहूंसा का जो टेस्ट वेट होता है वो होता है 2, सबसे कम टेस्ट वेट इसी का होता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। जैसे मूंगफली के दाने होते हैं, चने के दाने होते हैं, उनका क्या ज्ञात किया जाता है? सीड इंडेक्स से ज्ञात किया जाता है। हमने एक टॉपिक बीच में छोड़ दिया था जो कि आनुवंशिक शुद्धता वगैरह, भौतिक शुद्धता और जो रियल वैल्यू का मान होता है वो अपन ने छोड़ दिया था। ये अपन यहाँ पे देख लेते हैं। चलो इससे पहले अपन आनुवंशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता को बाद में पढ़ लेंगे। जो छोटे टॉपिक और बच गए उनको अपन क्लियर कर लेते हैं। जैसे बात करें अपन यहाँ पे बीज परीक्षण, सॉरी बीज परीक्षण नहीं, बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करना, बीज की जीवन क्षमता, या अपन इसको बीज परीक्षण भी बोल सकते हैं, बीज परीक्षण। ठीक है, यहां पे बीज की जीवन क्षमता से मतलब होता है कि बीज अगर जीवित है, ठीक है, तो वो कैसा है, अगर वो जीवित है कि नहीं। ये बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? टीजेड टेस्ट या टेट्राजोलियम टेस्ट किया जाता है। टेट्राजोलियम टेस्ट करते समय अगर बीज का कलर चेंज हो जाता है तो वह बीज क्या होता है? जीवित होता है, और अगर कलर चेंज नहीं होता है तो वह बीज कौन सा होता है? मृत बीज होता है। ठीक है, इसके बाद अपन छोटे से टॉपिक की ओर बात करते हैं। वो बात करते हैं अपन पृथक्करण दूरी क्या होती है? पृथक्करण दूरी। दोस्तों पृथक्करण दूरी का मतलब होता है अगर अपन किसी नई किस्म का उत्पादन कर रहे होते हैं तो जो दो किस्मों के मध्य अर्थात आइसोलेशन डिस्टेंस अर्थात दो जो किस्में होती है फसल की उनके मध्य जो दूरी रखी जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? पृथक्करण दूरी कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। जो अपने गेहूं होता है, गेहूं के आधार बीज का अगर अपन ग्रो कर रहे हैं दो किस्मों के मध्य 3 मीटर की दूरी रखी जाती है। अगर यहाँ पे अपन प्रमाणित बीज को ग्रो कर रहे हैं तो उसके मध्य भी कितनी दूरी रखी जाती है? 3 मीटर की दूरी रखी जाती है। बात करें अपन यहाँ पे सर्वाधिक अपने दूरी रखी जाती है तो वो रखी जाती है अपने संकर मक्का में। संकर मक्का की बात करते हैं अपन। संकर मक्का का जो आधार बीज होता है, संकर मक्का का जो आधार बीज होता है उसमें 600 मीटर की दूरी रखी जाती है। अर्थात दो किस्मों के मध्य पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है? 600 मीटर। इसके बाद बात करें अपन प्रमाणित बीज की तो प्रमाणित बीज में कितनी रखी जाती है? 300 मीटर पृथक्करण दूरी रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपने जो बच गया पे आनुवंशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता वो भी देख लेते हैं। आपका टॉपिक कंप्लीट होने को है। बात करते हैं यहाँ पे अपन अंकुरण प्रतिशतता। अंकुरण प्रतिशतता, ठीक है, क्या होती है अंकुरण प्रतिशतता? इसका सूत्र भी दिया आता है, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स भी आपको पूछा जा सकता है। अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात करने का सूत्र होता है अंकुरित बीजों की संख्या, अंकुरित बीजों की संख्या अपॉन कुल बीजों की संख्या, बीजों की संख्या। ठीक है, यहां पे अपन एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात की जाती है। मान लीजिए अपन किसी फसल के 200 बीज लाए। क्या लाए? 200 बीज लाए, उनमें से मात्र 170 ही उग पाए। कितने उग पाए? मात्र 170 ही उग पाए। तो यहाँ पे देखिए अपन को सूत्र के हिसाब से अगर इसके अंकुरण प्रतिशतता निकालनी है तो क्या होगी? अंकुरित बीजों की संख्या अपने पास कितनी है? 170। कुल बीजों की संख्या अपने पास कितनी है? यहाँ पे इनको अगर अपन को परसेंट निकालना है तो इंटू 100 भी हो जाएगा। कुल बीजों की संख्या अपने पास कितनी है? 200। और अब आपको प्रतिशत ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? 100। ठीक है,
आप इसको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 का भाग 170 में दे दो, 85% क्या आ जाएगी, अंकुरण प्रतिशतता आ जाएगी। बाद में बात करते हैं अपन इसकी भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता, ठीक है। भौतिक शुद्धता ज्ञात करने के लिए भी अपन को सूत्र काम में लेना पड़ता है। देखिए इसमें जो सूत्र काम में लेंगे वो होगा शुद्ध बीजों का भार अपॉन कुल बीजों का भार, कुल बीजों का भार। अगर अपन को प्रतिशत मात्रा निकालनी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 100, ठीक है। मान लीजिए इसको भी अपने एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मानो आपने अगर किसी फसल के 200 ग्राम बीज आप लेके आए, इजी वे में आपको 200 ग्राम यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि ऊपर वाले के हिसाब से आप इसको भी अच्छे से समझ जाओगे। किसी फसल के अपन कितने बीज लाए, 200 ग्राम, उसमें से क्या हुआ, अपने 10 ग्राम तो खरपतवार आ गए, 10 ग्राम उसमें खरपतवार के बीज आ गए, प्लस 10 ग्राम के आगे टूटे फूटे बीज आ गए। अब अपने पास 30 ग्राम तो क्या निकल गया, उसमें से वेस्टेज निकल गया। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे अपने पास कितने बच गए, शुद्ध बीजों का भार अपने पास कितना बच गया, 170 ग्राम, ठीक है। कुल बीज अपने पास कितने थे, 200 ग्राम आ गया। हमको प्रतिशत निकालना है तो वही अपन क्या लगा देंगे, 100। तो 0 से 2 जीरो कट गए, और यहाँ पे बात करें ये इसकी क्या आ जाएगी, 85% फिजिकल प्योरिटी आ जाएगी, ठीक है। एक यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन आता है आपके, आरवी का मान, रियल वेट क्या होता है, वास्तविक मान, उसका भी अपन फॉर्मूला देखेंगे। आरवी या जिसे कहते हैं वास्तविक मान, जो बीज का वास्तविक मान होता है वो क्या होता है, ठीक है। वास्तविक मान से यहाँ पे आता है अपने जो जीपी जर्मिनेशन परसेंट प्लस पीपी फिजिकल प्योरिटी अपॉन 100। जो अपन अंकुरण प्रतिशतता व भौतिक शुद्धता ज्ञात करते हैं उसमें अपन 100 का भाग देंगे तो वो क्या आ जाएगा, आरवी का मान आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, आरवी का मान अगर 75% से कम होता है, आरवी का मान 75% से कम होता है तो वह बीज किसान को नहीं खरीदना चाहिए। आरवी का मान हमेशा 75% से अधिक हो वही बीज किसान को खरीदना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपना जो सीड प्रोडक्शन अर्थात सीड जो टॉपिक था वह कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अपने जो यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।